नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे इतिहास के पन्नों से जुड़े कुछ खास बातें। भारत में ब्रिटिश शासन क्लाइव का योगदान। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद ही से खुला। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मिली विजय से कंपनी का भारत की तीन प्रमुख शक्ति मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम पर दबदबा स्थापित हो गया। इस युद्ध में मल्हार राव होकर भी अंग्रेजों ने परास्त हो गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। क्लाइव की सफलता इतनी जबरदस्त थी कि 1765 ईस्वी में उसे दोबारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। क्लाइव ने दृढ़ संकल्प शक्ति से दुस्साहसपूर्ण कार्य किए जाने से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। वॉरेन हॉस्टिंग्स का योगदान। 1772 ईस्वी में वॉरेन हॉस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने क्लाइव के काम को तेजी से आगे बढ़ाया। उसने मुगल बादशाह की 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया और बंगाल के नवाब की 53 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन घटाकर 16 लाख रुपए कर दी। 1772 ईस्वी में बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तथा बंगाल में गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाने लगी। हॉस्टिंग्स के समय में मराठाओं के विरुद्ध कई सैनिक कार्यवाही की गई, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार मराठाओं से अपमानजनक शर्तों पर संधि करनी पड़ी। हस्तक्षेप की नीति से साम्राज्य विस्तार को आघात। 1784 से 98 ईस्वी। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देशी सियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। यह प्रावधान भी किया गया कि गवर्नर जनरल को आपातकाल में काउंसिल के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भी कार्य करने के विशेष अधिकार मिलेंगे। हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन ने 1785 से 1786 ईस्वी में 21 माह तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने सामान्यतः हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इस नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापना की दिशा में किए जा रहे कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया। 1793 ईस्वी में सर जॉन शोर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने भी हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम एवं मराठाओं के बीच खरदा का युद्ध हुआ। निजाम ने कंपनी से सैनिक सहायता मांगी, किंतु कंपनी ने देशी राज्यों के परस्पर झगड़ों में हस्तक्षेप करना तथा निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। इस कारण निजाम मराठाओं से परास्त हो गया और उसने मराठाओं से अपमानजनक शर्तों पर संधि करनी चाहिए। हस्तक्षेप की नीति के काल में नाना फडणवीस ने नेतृत्व में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में मराठाओं का प्रभाव फैलने लगा। इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में भी अपूर्व वृद्धि हुई और पेशवा की शक्ति का आभास हुआ। मार्क्विस वेल्लेजली तथा उसकी सहायक संधियां। जिस समय मार्क्विस वेल्लेजली 1798 से 1805 ईस्वी को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, उस समय कंपनी की हस्तक्षेप की नीति के कारण भारत में कंपनी का प्रभाव क्षीण हो चला था। भारत की प्रमुख शक्तियां कंपनी का विरोध कर रही थी। मैसूर का शासक टीपू, जिसने कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से परास्त होकर श्रृंगारपट्टनम की संधि की, अब श्रृंगारपट्टनम की संधि का अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रहा था।
हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेजों से नाराज था, क्योंकि मराठाओं के विरुद्ध हुए युद्ध में अंग्रेजों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। मराठा भी दक्षिण में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। भारत में नियुक्ति के समय वेलेजली की आयु 37 वर्ष थी। वो साम्राज्यवादी, महत्वाकांक्षी तथा अत्यंत कटुनीतिज्ञ व्यक्ति था। कंपनी विस्तार के विषय में उसकी तुलना उसके पूर्ववर्ती क्लाइव ए वॉरेन हॉस्टिंग्स और पश्चिमीवर्ती लॉर्ड डलहौजी से की जा सकती है। वेलेजली ने सहायक संधिया के माध्यम से हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मराठाओं के पेशवा, राजपूतों के अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर और त्रावणकोर के राजा सहित अनेक राजाओं और नवाबों पर कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की। हस्तक्षेप की नीति का परित्याग माना जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने लॉर्ड वेलेजली को आदेश दिए थे कि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करे तथा अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड ने जो प्रतिष्ठा खोई उसे भारत में साम्राज्य विस्तार कर पुनः प्राप्त करे। भारत में कंपनी की सत्ता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना आवश्यक था। इसीलिए लॉर्ड वेलेजली ने भारत आते ही पिट्स इंडिया एक्ट की धारा 34 को अर्थात बताते हुए कहा कि इस धारा के शब्दों अथवा इसकी भावना से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ये उचित और न्याय संगत साधनों से राज्य विस्तार के विरुद्ध है। सहायक संधि प्रथा का जन्म। सहायक संधि की शर्तें। वेलेजली ने देशी राज्यों के शासकों के साथ अलग अलग सहायक संधियां की। इन संधियों की अधिकांश शर्तें एक जैसी थीं। सहायक संधि की मुख्य शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। पहला, सैद्धांतिक रूप से सहायक संधि कंपनी और संबंधित राज्य के बीच समानता के आधार पर होती थी, किंतु वास्तव में देशी राज्य के शासक को कंपनी की अधीनता मित्रता स्वीकार करनी पड़ती थी। देशी राज्य के वैदेशिक मामलों पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता था। देशी राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी अन्य शासक से युद्ध कर सकता था और ना ही किसी प्रकार का राजनैतिक समझौता कर सकता था। इस प्रकार संधि करने वाले राज्य की ब्रह्मा स्वतंत्रता समाप्त हो गई। देशी राज्य को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी में रखना अथवा निवास करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं होता था। इस शर्त का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था। देशी राज्य को अपने व्यय पर राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी। यदि कोई राज्य इस सहायक सेना के व्यय के लिए धन नहीं दे सकता तो उस धन राशि के बराबर आय का अपना पूरा भूभाग कंपनी को सौंपना पड़ता था। देशी राज्य की कंपनी की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे रेजिडेंट अथवा पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। वो राज्य की राजधानी में अथवा उसके निकट रहता था। वो राज्य तथा कंपनी के बीच कड़ी का काम करता था तथा ये देखता था कि राज्य के द्वारा संधि की शर्तों का पालन किया जा रहा है। इस संधि को स्वीकार करने वाले देशी राज्य को कंपनी यह आश्वासन देती थी कि यदि उस राज्य पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करती है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करेगी। कंपनी अपने मित्र राज्य को यह आश्वासन देती थी कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन के कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों पक्ष घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का वादा करते थे तथा एक पक्ष के मित्र या शत्रु दूसरे पक्ष के मित्र या शत्रु मानने की बात स्वीकार करते थे। वेलेजली के बाद जब लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी भारत आया तब उसने देखा कि प्रत्येक देशी राज्य किसी न किसी शक्ति को, मुगल, फ्रांसीसियों, डचों आदि को
खिराज अथवा वार्षिक कर चुकाता है। अंततः हेस्टिंग्स ने सहायक संधि में एक और शर्त जोड़ दी कि कंपनी से सहायक संधि करने वाले देशी राज्य के द्वारा अनिवार्य रूप से खिराज की वो राशि कंपनी को चुकानी पड़ेगी जो उसके पूर्ववर्ती शक्ति को चुकानी जाती है। सहायक संधि प्रथा की समीक्षा। सहायक संधि की प्रथा भारत के देश राज्यों के लिए विश्व तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अमृत सिद्ध हुई। पहला, देशी राज्यों का शोषण। वेलजेली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। देशी राज्य इन संधियों के मकड़जाल में फंसकर अपनी संप्रभुता गवा बैठे। अंग्रेजों ने शासन की जिम्मेदारी तो भारतीय राज्यों को पर ही रखी, किंतु उन्हें संरक्षण देने के नाम पर भरपूर शोषण किया। इस प्रकार कंपनी ने भारतीय राज्यों पर भारतीय राज्यों के शासन तंत्र के माध्यम से शासन किया। बिना किसी व्यय के सेना का निर्माण। 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भय था कि कहीं नेपोलियन भारत पर आक्रमण ना कर दे। अंततः कंपनी अपनी सैनिक शक्ति में विस्तार करना चाहती थी, किंतु कंपनी के लिए विशाल सेना का खर्च वहन करना असंभव था। वेलेजली ने बड़ी चतुराई से ये काम किया। उसने सहायक प्रथा के द्वारा कंपनी की सेना में वृद्धि भी कर ली और उसका खर्च भी कंपनी को वहन नहीं करना पड़ा। सैनिक सीमाओं का विस्तार। सहायक संधियों के सफल रहने से कंपनियों की सैनिक सीमाएं उसकी राजनीतिक सीमाओं से भी आगे निकल गई। 1805 ईस्वी में कंपनी की राजनीतिक सीमा बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कुछ गिने चुने स्थानों पर सीमित थी, किंतु उसकी सैनिक सीमा उत्तर भारत में अवध व रोहिलखंड तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गई। देशी राज्यों के क्षेत्रों के हड़पने में सुविधा। कंपनी द्वारा जिन देशों से सहायक संधियों की गई, उनके सैनिक व्यय के नाम पर विस्तृत भूभाग स्थानीय रूप से कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिए। इससे कंपनी को साम्राज्य विस्तार होता चला गया। जो देश राज्य सहायक सेना का खर्च समय पर नहीं चुका पाता था, कंपनी उस राज्य के उपजाऊ और संपन्न प्रदेशों को स्थायी रूप से अपने अंदर ले लेती थी। राज्यों के शासन पर अधिकार। राज्यों में अव्यवस्था फैलाने पर कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और राज्यों का द्वितीय प्रशासन अपने हाथ ले लिया। देशी राज्यों में अलगाव। संधि करने वाले देशी राज्यों की विदेशी नीति पर कंपनी का नियंत्रण हो जाने से प्रत्येक देशी राज्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग पड़ गया। इन अलग अलग पड़े राज्यों का कंपनी के रेजिडेंट्स और पॉलिटिकल एजेंट से जमकर शोषण किया। फ्रांसीसियों का दमन। इन संधियों के फलस्वरूप देशी राज्यों द्वारा फ्रांसीसी आदि विदेशी शक्तियों से संधि कर ली। समस्त देशी राज्यों से फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया, जिससे भारतीय राज्यों में फ्रांसीसियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार ईरानियों एवं सिंधी मुसलमानों को भी देशी राज्यों की सेवाओं से निकाल फाड़ किया, जो उत्तर भारत के राज्यों में उत्पत्तों की जड़ समझ जाते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और
अगली वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।